बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं। अरिस्टोटल जो है ये एक फिगर है एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी में, और इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं इसके लॉजिक में, मेटाफिजिक्स में, और मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, एथिक्स, पॉलिटिक्स और डांस थिएटर, इन सब चीज़ों में उनकी क्या है कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अरिस्टोटल जो था, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो हु एंटर्ड स्टडी अंडर सोक्रेटिस। प्लेटो जो था वो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था और अरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह अरिस्टोटल जो है उस पर प्लेटो का क्या इम्पैक्ट है और सोक्रेटिस का क्या इम्पैक्ट है, और फिर इनके जो स्टूडेंट थे इन्होंने किस तरह बहुत सारी थीरीज जो है यहाँ प्लेटो एकेडमी से उन्होंने पढ़ा था, तो अब उसका भी इम्पैक्ट था उस पर। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका वो है अरिस्टोटल है, उन्होंने क्या किया था कि ही वॉज द फेमस फॉर रिजेक्टिंग द प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म। ये जो प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म है ना, इसको उन्होंने रिजेक्ट किया था। ठीक है, ये एक राइटर था, और अरिस्टोटल जो था इन्होंने बहुत सारे एरियाज ऑफ नॉलेज को टच किया था, और इसमें ये है जो थॉमस एक्विंस जो है, सेंट थॉमस एक्विंस, इसको आप लोग इंशाल्लाह फिलॉसफी में आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने अरिस्टोटल को क्या दिया था, ही रेफर्ड हैम टू द फिलोसफर। ही अरिस्टोटल जो है इसको थॉमस एक्विंस ने क्या कहा था, द फिलोसफर कहा था। और उसके लाइफ टाइम में अरिस्टोटल ने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारी, यानी 200 तक उन्होंने ट्रीटीज लिखे थे, और 31 जो है उन्होंने सरवाइव किया है। ठीक है, अरिस्टोटल की जो कंट्रीब्यूशन है इसको हम किस तरह देखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। एक तो उन्होंने मैथमेटिक्स में काम किया था, बायोलॉजी में किया था, एथिक्स में किया था। तो अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू क्लासिफाई एरिया ऑफ ह्यूमन नॉलेज इनटू डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स सच एज मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एथिक्स। इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है वो स्टिल यूजफुल है, और इस तरह भी हम देखते हैं कि एज द फादर ऑफ द फील्ड ऑफ लॉजिक ही वाज द फर्स्ट टू डेवलप अ फॉर्मलाइज्ड सिस्टम फॉर रीजनिंग। ये लॉजिक के, हम इसको क्या कहते हैं, बाप कहते हैं, फादर कहते हैं। ठीक है, और ही वाज द फर्स्ट टू डेवलप अ फॉर्मलाइज्ड सिस्टम फॉर रीजनिंग। अरिस्टोटल ने क्या किया था, ही ऑब्जर्व द वैलिडिटी ऑफ एनी आर्गुमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स स्ट्रक्चर रेदर देन इट्स कंटेंट। अरिस्टोटल को वो कहते हैं कि एनी आर्गुमेंट जो है उसकी वैलिडिटी ये डिटरमाइन होती है स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर के थ्रू, ना कि इसके कंटेंट के थ्रू। और फिर हमने जो है इसकी जो साइलॉजिज्म जो है वो हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि ऑल मैन और मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। के साइलॉजिज्म जो है ये हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ा था, वो इसे कहते हैं कि एक जनरल प्रिंसिपल से आप एक स्पेसिफिक नतीजा निकालते हैं कि ये चीज़ें इस तरह है तो लिहाजा ये इस तरह होगा। फॉर एग्जांपल ऑल मैन आर मॉर्टल, सारी जो इंसानियत है, ह्यूमन बीइंग है, वो दैट मॉर्टल। सो आप कहता है कि सोक्रेटिस जो है वो भी एक मैन है, देयरफॉर सोक्रेटिस इज आल्सो मॉर्टल। तो ये आप एक नतीजा निकालते हैं, इससे इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉजिक का वो क्या था, इसको हम फादर ऑफ द फील्ड ऑफ द लॉजिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अरिस्टोटल की लाइफ को।
अरिस्टोटल जो है 384 में ये बॉर्न हुआ था ग्रीक कॉलोनी में, और हिज फादर वाज निकोम मैकस जो था वो एक फिजिशियन था कोर्ट में। और इन्होंने क्या किया था कि मैसिडोनियन कोर्ट जो था उन्होंने में उधर से अरिस्टोटल ने शुरू किया था, और उसके वाले साहब ने भी। तो इस पे मैसिडोनियन कोर्ट का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा उसकी लाइफ में, ठीक है। अरिस्टोटल की लाइफ को हम देखते हैं तो जब he was stabbed why his father was died, ठीक है। एट एज ऑफ 17 his guardian प्रॉक्सिनस जो है उसने उनको एथेंस में, एथेंस जो उस वक्त ग्रीक सिटी स्टेट हम जिसे कहते हैं, एथेंस को भेजा। उधर उसकी इंटेलेक्चुअल, यानी एथेंस उस वक्त एक इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ वर्ल्ड था, ठीक है। इसको आप कहते हैं कि एथेंस जो था उस वक्त एक इंटेलेक्चुअल, यानी जिस तरह पहले बगदाद और कोफा इस्लामिक हिस्ट्री में मशहूर है, जिधर फ़िक़्ह और ये सारी उलूम जो है पढ़ाई जाती थी, या जामिल अज़हर आप जिस तरह, इस तरह एथन भी एक इंटेलेक्चुअल सेंटर था। और उसमें उन्होंने जब इसको भेजा अरिस्टोटल को, तो वहाँ उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, और फिर उन्होंने एकेडमी जो है ज्वाइन की अंडर द प्लेटो के एकेडमी को उन्होंने ज्वाइन किया। उधर लेक्चर्स जो है वो अटेंड करते रहे फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। 20 ईयर्स तक उसने प्लेटो एकेडमी में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम देखते हैं कि अरिस्टोटल की राइटिंग जो है वो किस तरह है। अरिस्टोटल की राइटिंग जो है, उन्होंने उसका एक स्टूडेंट था थीओप्रेस्टस जो था, उसने भी अरिस्टोटल के साथ हेल्प किया था राइटिंग में। और जो अरिस्टोटल की राइटिंग है वो 3 हेडिंग में है, यानी हम इसको कैटेगराइज करते हैं इस तरह के। एक तो उन्होंने डायलॉग के फॉर्म में, डायलॉग्स और अदर वर्क्स ऑफ पॉपुलर करेक्टर। दूसरा जो उनका कलेक्शन है वो फैक्ट्स एंड मटेरियल जो है उन्होंने साइंटिफिक ट्रीटमेंट के थ्रू जो है कलेक्ट किए हुए हैं। और तीसरा एक सिस्टमेटिक वर्क है। Among his writing जो है, popular nature is the only one which poses of any consequences and interesting fact on the polity of Athenian। जो एथन या एथेनियन की जो पॉलिटिक्स है उस पर जो उन्होंने बात की है वो सबसे पॉपुलर है उनकी राइटिंग में, ठीक है। अरिस्टोटल की लॉजिक को हम देखते हैं कि उनकी लॉजिक जो है वो क्या था, और वो लॉजिक को किस तरह देखते हैं, ठीक है। तो वो इसको हम कहते हैं अर्गेनन जो है, या अर्गेनन किसे कहते हैं। अरिस्टोटल ने जनरल सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक पे क्या किया था, काम किया था। और जो उनका एक शागिर्द के लिए पेरिपैटेटिक्स जो है उसने उसको ऑर्गेनाइज किया अंडर द नेम ऑफ ऑर्गेनन। ऑर्गेनन के नाम से उसकी जो वो काम है उसको ऑर्गेनाइज किया। और फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव लॉजिक रीजनिंग वाज चीप प्रेपरेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या था, इसमें ये था कि वो कह रहे थे अरिस्टोटल के लॉजिक जो है या रीजनिंग जो है ये चीफ इंस्ट्रूमेंट है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। अरिस्टोटल हिमसेल्फ हाउएवर यूज्ड द टर्म लॉजिक एज इक्विवेलेंट टू वर्बल रीजनिंग, और वो इस लॉजिक के टर्म को एज अ वर्बल रीजनिंग के साथ इस इक्विवेलेंट इसको देखते थे, ठीक है। इसमें फिर अरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स को हम देखते हैं कि अरिस्टोटल मेटाफिजिक्स को किस तरह देखते थे। देखिए अरिस्टोटल जो है उसने क्या दिया, metaphysics too has worked on the first philosophy either because they went beyond or followed after physical investigation। अरिस्टोटल कहते हैं कि मेटाफिजिक्स जो है ना, जो अल्टीमेट बिलीफ्स हम जिसे कहते हैं, वो क्या है, वो कहते हैं कि ये सबसे पहले ये पॉसिबल ही नहीं है विदाउट आफ्टर फिजिकल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हमने फिजिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है। फिजिक्स में थीरीज, लॉज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, साइंस ये आपने पढ़ना है। इसके बाद जो है
अरिस्टोटल बिगन बाय स्केचिंग द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। इसने फिलोसफी की एक स्केच इस तरह ड्रॉ किया था कि फिलोसफी जो है हिस्टोरिकली ये किस तरह एवॉल्व होता है। पहले आपने नेसेसिटीज़ जो है वो सिक्योर करना है, यानी जो आपके बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सिक्योर करना है। फिर जो है ह्यूमन बीइंग की एक क्यूरियासिटी होती है कि हमने इससे आगे जाना है, तो ऊपर फिर आपकी क्यूरियासिटी जो है रिलीजियस मैथ, इस तरह ये रिलीजियस मैथ जो है ये तो आपको सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेशन देते हैं, सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब आप आगे जाते हैं तो मेटाफिजिक्स जो है वो तब आता है जब आपकी बेसिक नेसेसिटी से कवर्ड हो। रिलीजन आपको एक सेटिस्फैक्शन देते हैं और इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं तो मेटाफिजिक्स को आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, अरिस्टोटल फिलोसफी ऑफ नेचर जो है वो इसको किस तरह देखते हैं। देखिए अरिस्टोटल की जो फिलोसफी ऑफ नेचर है, इन्होंने कहा था कि एक फॉर्म है और एक मैटर है। देखिए फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के बारे में उसने जिस तरह कहा था, ह्यूमन बीइंग के बारे में अरिस्टोटल कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है ये भी दो चीज़ों से बना है, एक फॉर्म है और एक मैटर है। मैटर जो हमारी फिजिकल बॉडी है इसको हम मैटर कहते हैं, और फॉर्म जो हमारी सोल है, जो हमारी रूह है, ठीक है, उसको फॉर्म कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हर एक चीज में यूनिवर्स में टू एक्सट्रीम है। वो कहता है कि फॉर्म विदाउट मैटर इज वन एंड एंड मैटर विदाउट फॉर्म इज अनदर एंड। लेकिन वो कहता है कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट द पैसेज फ्रॉम मैटर फॉर्म टू मैटर विद इन द नेचर इज अ मूविंग टुवर्ड एंड और पर्पस। वो कहता है कि everything in nature has its end and function and nothing is without the purpose. Everywhere we find evidence of design and rational plan. वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये विदाउट पर्पस नहीं है, एवरीथिंग जो है वो प्रॉपर एविडेंस के साथ डिज़ाइन हुआ है, एक रैशनल प्लान के थ्रू चलता है। और वो कहता है कि फॉर्म जो है मैटर के बगैर कुछ नहीं है, मैटर फॉर्म के बगैर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये उनकी फिलॉसफी ऑफ नेचर है। इंशाल्लाह इसको हम आगे एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। इधर ब्रीफली हम उनके जितने भी थीरीज है फिलॉसफीज है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। जो अरिस्टोटल की सोल एंड साइकोलॉजी की फिलॉसफी है उसको हम देखते हैं। वो कहते हैं सोल जो है ये डिफाइन करते हैं अरिस्टोटल किस तरह के परफेक्ट एक्सप्रेशन और रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज। कहते हैं कि ये सोल क्या है, ये आपकी बॉडी की फॉर्म है। यानी जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैटर फॉर्म की थ्योरी जो उनकी थी कि मैटर की बॉडी है, सोल आपकी फॉर्म है, तो वो कहता है ये आपकी बॉडी की एक परफेक्ट एक्सप्रेशन है, आपकी रियलाइजेशन है नेचुरल बॉडी की। और इधर से वो एक क्लोज कनेक्शन जो है वो डेवलप करते हैं बिटवीन साइकोलॉजिकल स्टेट एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। वो कहते हैं कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है और आपकी साइकोलॉजिकल बॉडी है, यानी आपकी सोल है, बॉडी एंड सोल जो है वो इस तरह यूनिफाइड हुआ इन द सेम वे दैट वैक्स एंड इम्प्रेशन स्टैम्प्ड और यूनिफाइड। जिस तरह वो वैक्स जो है वो यूनिफाइड होते हैं, इसी तरह आपकी बॉडी और सोल जो है वो यूनिफाइड है। ठीक है, तो उसने साइकोलॉजी और सोल को फिजिक्स के फिजिकल बॉडी के साथ उन्होंने इस तरह रिलेट किया था। फिर कहते हैं अरिस्टोटल की एथिक्स के बारे में। ठीक है, एथिक्स के बारे में उसके व्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उसको हम देखते हैं। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि एथिक्स जो है ये an attempt to find out or achieve or end or highest good। अरिस्टोटल कहता है कि एथिक्स क्या है। वो कहता है एथिक्स ये है कि हम अपनी जो हमारी हाईएस्ट गुड है, यानी जो चीफ एंड है हमारी, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। यानी जो आपकी हाई मोरल हो, आपकी हाई मॉरल वैल्यूज जो है, आप एक हाई लेवल पे पहुंच जाए तो उसको हम एथिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल many ends of life are only means to further end or inspiration. Desire must have some final object or pursuit. Chief end is called universally is called happiness, but people mean such different things by the expression that he finds it necessary to discuss the nature of it for himself। एथिक्स के बारे में उनका व्यू ये था कि जब एज अ होल ह्यूमन जो है वो एक हाईएस्ट गुड को पहुंच जाए, एक चीफ एंड को, एक हाईएस्ट गोल को अचीव कर ले,
तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, हैप्पीनेस भी कहते हैं यूनिवर्सली। चीफ एंड को हम यूनिवर्सली अगर ये अचीव हो जाए उसको हम हैप्पीनेस भी कहते हैं, और इसको हम एथिक्स कहते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में अरिस्टोटल की क्या व्यू थे, इसको हम देखते हैं। कहीं मैं तेज तो नहीं जा रहा, आप लोगों को समझ आ रहा है? मैं आपको ज़रा अनम्यूट करके आपसे ओपिनियन ले रहा हूँ। हेलो जी, आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि या मैं तेज जा रहा हूँ? यस सर, आ रही है समझ। चलो अच्छा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स है इसको हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में उसके व्यू क्या थे। ठीक है, तो वो देखें, अरिस्टोटल जो है वो कहते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, Aristotle doesn't regard politics as a separate science from ethics, but as the completion, almost a verification of it. Aristotle कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ये कोई सेपरेट साइंस नहीं है एथिक्स से, बल्कि ये एक कंप्लीशन है, यानी ये एथिक्स की वेरिफिकेशन के लिए, उसकी कंप्लीट करने के लिए पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो वो उनकी एक मॉरल आइडिया थी, और moral ideal and political administration as only a different aspect of there which also applies to individual happiness. Human or by nature social being, and the position of rational speech and itself lead us to a social union. अरिस्टोटल पॉलिटिक्स को किस तरह देखते हैं? सबसे पहली बात वो तो ये है कि वो इसको एक सेपरेट साइंस नहीं देखते, वो कहते हैं कि ये दरअसल एथिक्स की कंप्लीशन है, एथिक्स को वेरीफाई करने के लिए पॉलिटिक्स है। फिर वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बाय नेचर सोशल बीइंग है, तो इस वजह से ह्यूमन बाय नेचर जो है वो सोशल एनिमल है, अरिस्टोटल कहता है। तो इस वजह से ये जो हमारी रैशनल स्पीच है, यानी लोगोस जिसे कहते हैं, या लॉजिक जो है, उसकी वजह से हमें क्या ज़रूरत है, एक सोशल यूनियन की ज़रूरत है। हमारी रैशनल स्पीच हमें कंपेल्ड करता है कि हम एक यूनियन बनाएं, हम एक सोशल यूनियन बनाएं, और उस सोशल यूनियन के लिए क्या लाजमी है, एसेंशियल है पॉलिटिक्स। सोशल यूनियन जो है, पॉलिटिक्स, विदाउट पॉलिटिक्स सोशल यूनियन चल नहीं सकता। तो ये आपकी एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में अरिस्टोटल के व्यू थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्ट एंड पॉलिटिक्स, आर्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में उसके क्या व्यू थे अरिस्टोटल के। तो इसको हम इस तरह देखते हैं, अरिस्टोटल जो है वो आर्ट के बारे में कहते हैं कि आर्ट इज डिफाइंड बाय अरिस्टोटल एज द रियलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ अ ट्रू आइडिया। अरिस्टोटल कहते हैं कि आर्ट क्या है, ये एक रियलाइजेशन है इन द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ अ ट्रू आइडिया। एक ट्रू आइडिया है, उसको आप रियलाइज करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म में, यानी आपके जितने ड्रामास हैं, जितने आपके फिल्म मूवीज हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक माशरे की अक्कासी होती है, आपकी सोसाइटी को वो रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल रियलाइजेशन है, आपकी जो ट्रू आइडिया है, आपकी माशरे की जो रियलिटी है, उसको अगर आप एक्सटर्नल फॉर्म में रियलाइज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि एट टेस्ट बैक टू द नेचुरल लव ऑफ इमिटेशन व्हिच characterize human and to the pleasure which we feel and recognize likeness. Art, however, is not limited to mere copying at idealized nature and complete its deficiencies. लेकिन वो कहता है कि आर्ट सिर्फ ये नहीं है कि आप माशरे की उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं जो माशरे में मौजूद होते हैं, बल्कि आर्ट जो है, जो माशरे में डिफिशेंसीज होती हैं उसको भी एड्रेस करते हैं, जो माशरे में लिमिटेशंस होती हैं उसको भी एड्रेस करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि आइडियल एक नेचर या यानी आइडियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करे, और माशरे में जितनी डिफिशेंसीज हैं उसको क्या करे, कंप्लीट करे। ठीक है, तो वो कहता है कि इट सीक्स टू ग्रैप्स द यूनिवर्सल टाइप एंड इंडिविजुअल फिनोमेना।
यानी और जो है एक तो ये बात हुई कि ये आपकी एक्सटर्नल आपकी जो रियल ट्रू थ्योरी है, यानी आपकी जो रियल ट्रू हिस्ट्री है, फॉर्म है, उसको एक्सटर्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट या कॉपी नहीं करता, बल्कि आपकी डिफिशिएंसीज को भी कवर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, एक मिनट, अच्छा, तो ये आज अरिस्टोटल के बारे में हमने पढ़ लिया। आपकी क्वेश्चंस को मैं लेता हूँ ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करके। ठीक है।